हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, मैं नैन प्रताप एक बार फिर से आप सभी के इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आज क्लास 9th का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जो केमिस्ट्री में आता है, और वो 9th चैप्टर है दोस्तों वो क्लास 9th का 5th चैप्टर है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो दोस्तों, हम यहाँ पर शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, वो भी किस बुक से? तो भारती भवन प्रकाशन की किताब है, और उसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम लोग रसायन शास्त्र में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रसायन शास्त्र में दोस्तों पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, और उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। क्या पढ़ रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन। इसको दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेस। इसको बोलते हैं दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस दोस्तों? तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की, तो नेचुरल रिसोर्सेस हम कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली वे सारी चीजें, जो भी चीजें मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अगर सिंपली बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं? वे सारी चीजें जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मानव के आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मानव के आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो कहलाते हैं संसाधन। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब बात करें दोस्तों कि संसाधन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कि संसाधन के एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों वायु एक संसाधन है, हम कह सकते हैं जल एक संसाधन है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, हम कह सकते हैं सड़क एक संसाधन है, हम कह सकते हैं दोस्तों नदी एक संसाधन है दोस्तों, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि स्थल एक संसाधन है दोस्तों, एटसेट्रा, और भी मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। हमको जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना ये कि संसाधन जो है, इन संसाधनों, ये संसाधन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, संसाधन ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि प्राकृतिक संसाधन। एक क्या होते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं दोस्तों। दूसरा जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेस यानी कि मानव निर्मित संसाधन। दूसरे को क्या बोलते हैं दोस्तों? मानव निर्मित संसाधन। क्लियर? इसको हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेस। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? अगर तो दोनों में हम डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक संसाधन हम कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं, हम कह सकते हैं वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं। किन से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक चीजों से प्राप्त होते हैं, या फिर जिसे हमें प्राकृतिक ने उपहार में दिया है, प्राकृतिक चीजों से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक चीजों से प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन। अगर हम दोस्तों बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की, तो हम कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या किया है दोस्तों? तैयार किया हो। क्या कहलाएगा दोस्तों? मानव निर्मित संसाधन। अगर रियलिटी में बोले दोस्तों, तो देखो, अगर इसका हम बात करें, तो अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें, तो प्राकृतिक संसाधन में दोस्तों आप जानते हैं कि क्या क्या आ जाएगा? पहले तो आ जाएगा वायु, फिर आ जाएगा आपको जल, फिर आ जाएगा दोस्तों स्थल, फिर आपको क्या आ जाएगा दोस्तों? नदी, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? नदी के बाद फिर आ सकता है दोस्तों झरना। ये सारे के सारे जो है ना प्राकृतिक संसाधन है। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं वन, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। और अगर हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की, तो मानव निर्मित संसाधन में अगर वायु है, तो उस वायु से हम उस वायु का प्रयोग हम लोग श्वसन के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर हो सकता है, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया है, तो सिलेंडर हो जाएगा। फिर अगर हम जल है, तो जल से हमें जल ऊर्जा प्राप्त होती है। मालूम ही है दोस्तों, जल से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं,
ये प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार बना है दोस्तों। अगर स्थल की बात करें तो स्थल पे चलना है तो दोस्तों सड़क चाहिए, सड़क बनाना है। अगर जल है तो जल पर जल नदी का है तो वहां पर बांध बनाना है, बांध बना सकते हैं। वन है तो वन से हम क्या कर सकते हैं, टेबल कुर्सी ये सब बना सकते हैं, फर्नीचर के सामान बना सकते हैं, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। ये सारे आपको किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो ये सारे आपको प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधन में अगर वायु है प्राकृतिक संसाधन तो इस वायु की क्या उपयोगिता, व्हाट इज द यूजेज ऑफ एयर। हम लोग अभी 2 मिनट के अंदर पढ़ेंगे, इसको इरेज कर। पहला पॉइंट है दोस्तों वायु। वायु क्या है, तो वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो वायु अगर गैसों का मिश्रण है तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पृथ्वी के चारों तरफ ये गैस हैं, इन गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है दोस्तों कि हवा क्या होता है, तो हवा कह सकते हैं कि ठंडी जो गैसें होती हैं उन्हें हम हवा कहते हैं। ठीक है, अब समझिए क्या है, वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ है। तो सवाल ये आता है कि वायुमंडल पृथ्वी को छोड़ के ये अंतरिक्ष में क्यों नहीं चला जाता, तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि पृथ्वी के द्वारा गुरुत्व बल लगता है जो उन गैसों को बांध के रखी हुई है, इनको छोड़ती नहीं है, जिसके कारण ये वायुमंडल को छोड़कर ऊपर नहीं जा सकते हैं। अगले पॉइंट पर बढ़े दोस्तों, तो अगर हम वायु की उपयोगिता की बात करें तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ एयर। एयर की बहुत सारी यूज हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो मानव जो है इस एयर का प्रयोग हम कह सकते हैं कि श्वसन के लिए करता है। मानव इस एयर का प्रयोग किस लिए करता है, श्वसन के लिए करता है दोस्तों। मानव इस एयर का प्रयोग किस लिए करता है दोस्तों, तो दहन के लिए करता है। मानव इस एयर का प्रयोग किस लिए करता है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरितगृह प्रभाव के लिए करता है दोस्तों। हरितगृह प्रभाव के लिए, प्रभाव में इस वायु का उपयोग होता है। मानव नहीं करता है, बताएंगे इसके बारे में, घबराइए मत। फिर इस वायु का उपयोग और किस काम में होता है दोस्तों, तो इस वायु के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा। और इस वर्षा कराने के पीछे 2 कारण है दोस्तों। वो कौन कौन से कारण है, एक है समुद्री समीर और एक है दोस्तों स्थलीय समीर। और एक क्या है दोस्तों, स्थलीय समीर। ये होता है और कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि ये क्या होते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा दोस्तों उस वायु के बारे में। अगर हम बात करें इस पृथ्वी पर वायु की और वायु का उपयोग श्वसन के लिए करें तो ध्यान रखिएगा कि एक औसत मनुष्य होता है, एक जो मनुष्य होता है वह औसतन 250 से 265 किलोग्राम, 250 से 265 किलोग्राम ऑक्सीजन का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है दोस्तों, ऑक्सीजन का उपयोग करता है एक मनुष्य। तो ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण है दोस्तों। ऑक्सीजन किसका मिश्रण है, गैसों का। आते हैं अगर गैसों का मिश्रण है दोस्तों, तो गैसों के मिश्रण में कौन कौन सी गैसें आएंगी दोस्तों, तो ध्यान देना। अगर हम मुख्य रूप से बात करें इनमें कौन कौन सी गैसें आएंगी, तो मुख्य रूप से इसमें आएगा N2। N2 का मतलब होता है दोस्तों नाइट्रोजन। N का मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन। हम लिख ही देते हैं, याद रखिएगा, ये है नाइट्रोजन। फिर आपको क्या आता है दोस्तों, तो वो आता है आपको दोस्तों ऑक्सीजन। फिर आता है दोस्तों, वो क्या आता है दोस्तों, वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए समझते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है इस पृथ्वी पर 21% है, नाइट्रोजन जो है 78% है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें दोस्तों तो ये आपको 0.03% है। हालांकि इसकी मात्रा अभी बढ़ चुकी है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अन्य जो गैसें हैं ना, अन्य गैसें, वो अन्य गैसें बाकी 0.97% में है। ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि इस पृथ्वी पर ये जो गैसें हैं ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पर विषुवत रेखा होगा। ये क्या होगा, विषुवत रेखा। और ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्रुव। तो ये जो विषुवत रेखा और जो ध्रुव है, ये जो विषुवत रेखा और ये जो ध्रुव है, इससे जो अगर हम बात करें वह एरिया जहाँ तक वायुमंडल पूर्ण रूप से है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 0 किलोमीटर और इससे ऊपर चलेंगे तो 8 किलोमीटर। यहाँ पर 0 किलोमीटर मान लें और यहाँ से ऊपर जैसे हम जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा होगा 18 किलोमीटर। कितना, 18 किलोमीटर। इस वाले रीजन को दोस्तों कहते हैं क्षोभ मंडल। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल। इसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल में इसकी जो गैसों की जो ऊंचाई होती है ना, उसकी ऊंचाई 7 किलोमीटर तक प्रोपर रहती है। कितने किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर तक।
समुद्र तल से। कहाँ से? समुद्र तल से। समुद्र तल से, तो समुद्र तल से अगर हम पूछें कि गैसें कितनी ऊंचाई तक होती हैं, तो करीब 7 किलोमीटर तक होती हैं ऊंचाई तक, लेकिन प्रचुर मात्रा में अगर हम बात करें तो वो 7 किलोमीटर के एरिया में होती हैं, 7 किलोमीटर तक के दायरे में होती हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मनुष्य ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है ये किसका मिश्रण है दोस्तों? तो वायु का मिश्रण है, क्योंकि अभी वायु में क्या है? नाइट्रोजन भी है, वायु में क्या है? ऑक्सीजन भी है, वायु में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वायु में अन्य भी गैसें हैं, जैसे आर्गन गैस है, जैसे हम कह सकते हैं, और भी बहुत सारी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी गैसें मिलेंगी। हमको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि श्वसन के लिए जो है हम लोग गैस का प्रयोग करते हैं, मतलब वायु का प्रयोग करते हैं, और वायु में भी किसका? तो ऑक्सीजन का। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। जैसे अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में होती है। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से करते हैं। वैसे ही नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दोस्तों नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाता है। नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी ज़रूरत होती है जिससे कि यह एक प्रकार के उर्वरक हैं, एक प्रकार के क्या हैं? उर्वरक हैं। और ये उर्वरक पौधे की विकास के लिए, वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इसलिए ये बहुत सारे उपयोग हैं दोस्तों। दहन में भी उपयोग है, हरित गृह में भी उपयोग है, वर्षा जल में भी उपयोग है। वर्षा कराने में समुद्री समीर और स्थलीय समीर चला करते हैं, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। आते हैं अगर मनुष्य में श्वसन की क्रिया देखें तो ध्यान देना दोस्तों कि श्वसन के प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या करता है? भोजन करता है। मनुष्य क्या करता है? भोजन। और भोजन के रूप में वो क्या लेता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट। और वो जो कार्बोहाइड्रेट है, भोजन का जब पाचन होता है दोस्तों, तो पाचन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होती है ना, प्रत्येक कोशिका के पास होती है। ये ग्लूकोज कहाँ होती है? प्रत्येक कोशिका के पास होती है, प्रत्येक सेल के पास होती है, सेल के पास, प्रत्येक कोशिका के पास होती है। लेकिन केवल ग्लूकोज प्रत्येक कोशिका के पास पहुंच जाने से उनको एनर्जी नहीं मिलती है। याद रखिएगा कि एनर्जी मिलने के पीछे कारण है दोस्तों कि ये जो C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये बनाता है आपको दोस्तों 6CO2 और प्लस का 6H2O और प्लस का 676 किलो कैलोरी ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों ना, इसी ऊर्जा के कारण क्या होता है, वो कोशिका या जो भी शरीर के जिस अंग को भी ज़रूरत होती है ऊर्जा की, ऊर्जा मिल जाने से वो जीवित रहता है, अन्यथा वो कोशिका मर जाएगा। तो हमको वो नहीं समझना है दोस्तों। समझना ये है कि मनुष्य जो है भोजन करता है, भोजन का पाचन होता है, ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज जो है सेल के पास होता है। लेकिन ये ग्लूकोज टूटेगा कब दोस्तों? तो ये टूटेगा जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तब ना जाके हमें ऊर्जा मिलेगी। तो लेकिन खास बात ये है दोस्तों कि जब भी हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जो है दोस्तों, वह ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचता है? तो वो हमारे फेफड़े तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? फेफड़े तक। लेकिन फेफड़े तक पहुँचता है तो फेफड़े तक ही केवल कोशिकाओं को एनर्जी मिलेगी। फिर सभी कोशिकाओं को कैसे एनर्जी मिलेगी? फेफड़ा यहाँ तक है दोस्तों। फेफड़ा अगर यहाँ तक है दोस्तों, तो फिर नीचे की कोशिका, ऊपर की कोशिका, हाथ की, ये सब जो है पैर की कोशिका, इन लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो इन लोगों को दोस्तों एनर्जी देने के लिए याद रखिएगा, यहाँ पर अपने पास ब्लड होता है और ब्लड में होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है ना दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है HbO2। HbO2 को कहते हैं दोस्तों ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर रखना। अब लेकिन खास बात यह है कि ब्लड जो है, ये ब्लड हमारे शरीर में दौड़ता है सभी जगह। दौड़ने के पीछे, अगर सभी जगह दौड़ाने के पीछे अगर हम बात करें कि कौन दौड़ाता है, तो उसके लिए एक जो अंग है वो हमेशा जिम्मेवार रहता है, HEART, जिसको हम क्या कहते हैं? हृदय। अगर हृदय काम करना बंद कर दे तो सेल जो है ना मर जाएंगी। कैसे? क्योंकि देखो, अगर हार्ट अगर पंप करना बंद कर दे तो खून जो है शरीर में दौड़ेगा नहीं, और जब नहीं दौड़ेगा तो शरीर में जो भी अपने रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ढोएगा।
एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएगा, और जब नहीं ले जाए दोस्तों तो जानते हैं क्या होगा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएगा तो प्रत्येक कोशिका जो है ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी ऑक्सीजन के साथ, और नहीं होगा तो ये हमको 676 किलो कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कोशिका वो मर सकती है या मर जाएगी, और इस प्रकार शरीर जो है वो डेड हो जाएगा। इसलिए हार्ट का धड़कना जरूरी है, श्वास के लिए फेफड़ा जरूरी है, और वो खून अगर हमारे शरीर में पहुंच रहा है तो वह पहुंचाने में जो मदद कर रहा है ब्लड, और ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ये भी रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़े कि मनुष्य में जो पहला प्रोसेस है श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी कि हमें वायु की उपयोगिता है, वायु की ज़रूरत है। अगला है कंबसन अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसको पहले इरेज करते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।